डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के दास वैशाली नगर कॉलेज में प्राध्यापक हूँ। आज आपको मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत ओशनोग्राफी 7th पेपर का यूनिट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा यह लेक्चर 2 पार्ट में होगा। इस लेक्चर का टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल, भू जैव रसायन चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। देखिए, यह लेक्चर जो है यह पूरे अर्थ से रिलेटेड है। ये पूरे पृथ्वी के, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोम के बिना लाइफ नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ बियॉन्ड बायोम। और हमारा जो टॉपिक है वो मेरीन बायो जियो साइकिल है। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि जो सागर का डिस्ट्रीब्यूशन, एक इंट्रोडक्टरी इसमें हम पढ़ाएंगे। हमारी योजना जो आपको पढ़ाने की इसमें है वह इस प्रकार से है कि इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले जैव भू रसायन चक्र का परिचय देंगे। दूसरे में जैव भू का रसायन के अध्ययन का महत्व बताएंगे, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। तीसरा, जैव भू रसायन चक्र क्रियाविधि क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बायोजियो साइकिल, इसको बताएंगे। चौथे में आपको हम बताएंगे कि जैव भू रसायन चक्र के प्रकार क्या हैं। तो जो टॉपिक का परिचय है, जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो मैकेनिज्म है, ये सारी बातें, इम्पोर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, ये सारी बातें आपको हम पार्ट 1 में बताएंगे। और पार्ट 2 के अंतर्गत आपको मैं इसके सारे जैव भू रसायन चक्र के प्रकार, टाइप्स जो हैं, वो जलीय रसायन चक्र है, कार्बन रसायन चक्र है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर रसायन चक्र है। ये सारे केमिकल्स हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बिना लाइफ नहीं पॉसिबल है। तो इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक है कि आपको नेट भी देना होगा, सेट भी देना होगा। तो इसका पढ़ने का दृष्टिकोण, मेरे जैसे लेक्चर्स, बाकी लेक्चर्स मैंने दिए यूजी में, उनके में भी कहा मैंने, इसमें भी कहूँगा कि इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें छोटी छोटी बातें होंगी जो महत्वपूर्ण होंगी, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ हम प्रारंभ सबसे पहले करते हैं कि किस तरह से यह सागर जो है उसका इम्पोर्टेंस इस जैव भू रसायन चक्र में कितना है। तो देखें तो संपूर्ण पृथ्वी लगभग 510 करोड़ से वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है, जिसमें 361 करोड़ 361 करोड़ और 50,000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ सागर है। अर्थात सागर 70.8% जो है पूरा भूभाग, उसमें वाटर बॉडी है, सागर का पानी है। यदि देखा जाए तो पूरा वॉल्यूम में यदि देखा जाए तो पृथ्वी पर 97% डिफरेंट बॉडीज ऑफ वाटर हैं। सो बायोम में सागर का इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आ जाता है कि कितना अधिक इम्पोर्टेंट है सागर का बायोम जानना। और बायोम का मतलब क्या होता है? बायोम जीव मंडल है। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी का भूगोल का आप परिभाषा करते हैं तो भूगोल की लिमिट बताते हैं आप कि भूगोल की लिमिट कहाँ तक है अध्ययन में। तो ये साइंटिफिक स्टडी अप्रोच है इसका, बायोजियो केमिकल साइकिल जो ये टॉपिक है इसका। तो आप लोग को 10th या 12th के लेवल में जो साइंस आप पढ़े होंगे उसकी आवश्यकता यहाँ थोड़ी बहुत होगी, कुछ केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी होंगे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और हम देखें तो जिसका बैकग्राउंड साइंस का होगा यूजी में, जो यूजी से पीजी करने आएंगे वो समझ पाएंगे अच्छे से, और बाकी भी कोई ख़ास इसमें कठिनाई समझने में नहीं आएगी। तो सागर के उसका एक इंट्रोडक्टरी 2 मिनट का मैं आपको बता दूं ताकि आपके समझ में आ जाए, आप माइंड में रखें कि सागर कितना कम्प्लेक्स है। इसमें लाइफ के अंदर जो ये साइकिलिक प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया चलती है न्यूट्रिएंट्स की, जो केमिकल मीन्स न्यूट्रिएंट्स,
जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फेट है, ये सारे हैं। और ये सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट्स हैं और गैसियस न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें इस रूप में ये पाए जाते हैं। तो किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इनका किस तरह से साइकिल होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बिना लाइफ संभव ही नहीं है। इसलिए इसका जानकारी होना भी आवश्यक है हमको इस चैप्टर का, कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस हिसाब को, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हम इसकी पढ़ाई करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जय भू रसायन चक्र में आपको मैंने जैसा कहा कि अभी मैं अध्याय के परिचय के पूर्व आपको बताऊंगा कि सागर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, सिग्निफिकेंसेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं जिसको जानना आवश्यक है। तो सागर आपको जैसे बताया कि 71% बाघ है। यदि इसका रेशियो देखा जाए, लैंड मास और ओशन का रेशियो, तो 10:90 का रेशियो है। 10:90 का रेशियो है। और सागर की जो गहराई है, जो टेम्परेचर है, ये सब सारी चीज़ों की अभी मैं चर्चा करूँगा। तो सागर का जो तापमान है वह -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, -5 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब सागर का टेम्परेचर रहता है। जो ट्रॉपिकल सागर है वहाँ 33 डिग्री है और जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ -5 डिग्री सेंटीग्रेड का एवरेज है। और आपको बता दूं कि जब हम इसको बायोम के संबंध में पढ़ेंगे, मेरीन बायोम के बारे में, अर्थ बायोम के बारे में, तो इन सारे फैक्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यह बताता है कि इस बायोम में जो जीव हैं, जीव क्या हैं, इस बायोम के अंदर क्या है, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स तक और प्लांट्स तक। और दूसरी बात, ये बायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स इसके हिस्सा हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि ये इसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले सागर को हम बता रहे हैं अभी। तो सागर के 3 जोन्स हैं गहराई के आधार पर। एक को फोटोइक जोन कहते हैं जो प्रकाशमान क्षेत्र कहलाता है। यह सागर के अंदर 100 से 200 मीटर गहराई तक लगभग इसका स्थान है। और फोटोइक जोन के बाद दूसरा जोन आता है जिसको हम कहते हैं धुंधला प्रकाश का जोन, डायस्फोटिक जोन। डायस्फोटिक जोन या डायस्फोटिक जोन जो है वह 800 से 1000 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र जो है वह डायस्फोटिक जोन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है एफोइटिक जोन। एफोइटिक जोन जो 1000 मीटर से अधिक गहरा क्षेत्र है वह एफोइटिक जोन के अंतर्गत आता है सागर के अंदर। और इनको बताने का मतलब क्या है, यह बताकर यह हम जब जिस जियोकेमिकल साइकिल्स को बताएंगे कि किस तरह से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है इन चीज़ों को समझने में कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, अवस्थित हैं, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखें सागरीय बायोजोन्स की, तो बायोजोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से 200 मीटर की गहराई का जो क्षेत्र है, जो एपीपेलोजिक बायोजोन है, वह जिसको हम स्प्रे जोन भी कहते हैं, वह मात्र 3% सागर जल को धारण करता है। दूसरा जो है मेसोपेलेजिक बायोजोन, यह 200 से 1000 मीटर गहरा है, मध्य पेलेजिक जीव मंडल है, यह 28% जल राशि को अपने में रखता है। तीसरा जो है वह गहरे पेलेजिक जीव कटिबंध है। ए वैसल जो पेलेजिक बायोजोन है उसको वहाँ पे कोमल मृतिका मिलती हैं, क्लेज मिलते हैं। उस क्षेत्र में 15% के करीब क्षेत्र इसके अंतर्गत आता, जल राशि का क्षेत्र आता है सागर का। और जो सबसे अति गहरे पेलेजिक कटिबंध हैं, डीप पेलेजिक या बैथोपेलेजिक कहते हैं कटिबंध, इसमें 54% जल राशि का प्रतिशत सागर का आता है। और सबसे लास्ट में हैडल जोन कहते हैं, हैडल बायोजोन, यह 6000 मीटर से अधिक गहरा, यह लगभग ट्रेंच के अंदर है। जो ट्रेंच होते हैं ना, खाई होती हैं, उसमें है, और मात्र लेस देन 1% जल राशि को रखता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें कि यह हैडल जोन, देयर इज़ नो लाइट, नथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट
हर इसमें प्रजनन साल भर प्रजनन इस हैडल जोन में होता रहता है और प्रजनन की क्षमता इसकी साल भर यहाँ के हैबिटेट्स की बनी रहती है। इसका कारण है कि उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब बाकी साइकिल्स में सेकेंड पार्ट में करेंगे, अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इस तरह से देखें। और दूसरा बात हम कहना चाह रहे हैं सागर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक में जो थर्मोहेलाइन करेंट हैं सागर में, थर्मोहेलाइन करेंट जो हैं यह इसको कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, ओशन कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। आप एस्केलेटर पे चढ़ते हैं, एस्केलेटर घूमता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, साइक्लिक पैटर्न में, चक्रीय पैटर्न में। तो इसी एक्सकेलेटर पैटर्न में थर्मोहेलाइन करंट भी सागर में चलते रहते हैं, जो यह क्या करते हैं, यह ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटोरियल बेल्ट से पोलर बेल्ट की ओर चलते रहे। इसमें हॉट करंट और कोल्ड करंट का कॉम्बिनेशन होता है। ये अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग होते हैं। इससे क्या होता है, इस पैटर्न में सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, वो गैसियस फॉर्म्स में हैं या सेडिमेंट्री फॉर्म्स में हैं, सॉलिड हैं या गैसियस हैं, ये सारे के सारे उस कन्वेयर थर्मोहेलाइन करेंट्स के साथ और कुछ डिपोजिशंस में जाते रहते हैं। और हर एक गहराई पर जितने भी मैंने आपको एरिया बताए हैं, जो एपीपेलेजिक से लेकर हैडल जोन तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहते हैं। ये बताने का कारण था ताकि इन शब्दों को आपसे परिचित हो जाएं। ऐसे इसको इसीलिए इस टॉपिक को करिकुलम में आपके सबसे पहले रखा गया है 3rd यूनिट में, ताकि इसके बाद जब आप बायोजोन्स पढ़ें या बाकी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ें, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, डिपोजिशन, तो इसको समझ सकें। इसलिए थोड़े विस्तार से इस टॉपिक को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ओशन। यदि ओशन की विशेषता को आप नहीं समझ पाएंगे, उसके ओशन सब सरफेस करेंट्स को नहीं समझ पाएंगे, सरफेस करेंट को नहीं समझ पाएंगे, ट्रॉपिकल करेंट, कोल्ड करेंट को नहीं समझ पाएंगे, वार्म करेंट को नहीं समझ पाएंगे, या आप साउदर्न ऑसिलेशन को नहीं समझ पाएंगे, या आप ऐसी कुछ और चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जो टेक्निकल वर्ड हैं, तो बाद में आपको दिक्कत होगी समझने में। इसलिए इनका थोड़ा हमें समझाने की आवश्यकता है, तब इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह डिफरेंट जो गहराई हैं, जैसे मैंने बताया कि 200 मीटर की गहराई तक सनलाइट जाता है, क्योंकि इन हीट एनर्जी का सोर्स सनलाइट होता है। यदि सनलाइट नहीं रहेगा तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स एमिनो एसिड्स नहीं बनेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो फूड चेन ब्रेक हो जाएगा और हैबिटेट्स का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर हमको इसको समझना पड़ेगा कि इनका इम्पोर्टेंस सागर के कंपोजिशन का, उसके केमिकल कंपोजिशन का, उसके मॉर्फोलॉजी का, उसके डिफरेंट डेप्थ में जो वाटर हैं उसका, वाटर की प्रॉपर्टीज़ का, उसके सैलिनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके टेम्परेचर का, उसके इसका जो डेंसिटी ऑफ वाटर का, सागर के डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या महत्व है। क्योंकि आपको इसी क्रम में बता दें कि जो जल का टेम्परेचर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर तो मैं बता ही दिया कि कोल्ड में -5 डिग्री सेंटीग्रेड और एवरेज टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर सागरीय जल का। लेकिन जो स्पेसिफिक डेंसिटी है सागर के जल का वह 1.025 है, जबकि आपको पता है स्नो का है 0.9, इसलिए फ्लोट करता है स्नो। तो ये सारी बातें हैं जो मैं बीच में बता रहा हूँ। कॉपी कागज़ रखें आप, कॉपी और कलम, और उसको नोट करते जाएं, ताकि आपको जैसे हैडल्स जोन के बारे में बताया, हैडल जोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, या प्रजनन हो रही है, तो ये मैमे के स्टूडेंट आप लोग हैं, आपको नेट देना है, सेट देना है, तो इन बातों का ध्यान रखते जाएं। और जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं लघु, अति लघु और क्वेश्चंस में, तो उनके भी आंसर एक वाक्य में, 2 वाक्य में देना होता है। तो इन सारे बातों के लिए मैं इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप में बता रहा हूँ, इसीलिए इसे 2 पार्ट में करने की आवश्यकता हमें हुई है। आगे बढ़ें हम, तो दूसरी बात हुई कि टेम्परेचर बता रहा था मैं सागर की विभिन्न गहराइयों पर। तो 1800 मीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं सागर में, तो 15 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है। इसी तरह से जब 4000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सागर का हो जाता है। एवरेज जो सैलिनिटी है वह 35% सागर का है, महासागरों का। और ये सारी बातें महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं हमको, क्योंकि देखिए सागर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन सैलिनिटी और टेम्परेचर ये दोनों चीज़ें सागर में
जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसको बहुत अच्छे से प्रभावित करती हैं। तो इनको समझना ज़रूरी है। तापमान को थोड़ा पढ़ लेंगे आप, लवणता को थोड़ा पढ़ लेंगे, जो बेसिक जानकारी है सागर का ले लेंगे, और तब इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो यह चैप्टर बायोजियोकेमिकल साइकिल आपके समझ में अच्छे से आएगी। तो ये कुछ सारी विशेषताएं थीं जिनको मैं आपको बताना चाहता था कि यह किस तरह से है। अब आ जाएं हम दूसरी बात पे, जैसा कि इसमें बता रहा हूँ मैं कि अभी इस अध्याय का मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इसके अध्ययन का, बायोजियोकेमिकल साइकिल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य मैंने बताए आपको कि देखिए, पहला है कि जैव भू रसायन चक्र को परिभाषित करना, उसके अर्थ को बताना। इसके बाद मैंने कुछ स्लाइड्स में क्वेश्चंस दिए हैं, उसको भी आप देखेंगे। तो जैव भू रसायन चक्र की परिभाषित करना इस हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी ऑब्जेक्टिव है कि इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाना। इस व्याख्यान का ऑब्जेक्टिव है या स्टूडेंट्स के जो नॉलेज बेस होते हैं उसमें भी ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई आपसे पूछे बायोजियो साइकिल क्या है तो आप इन पॉइंट्स के आधार पर उसको बता सकें आप। उसके बाद देखिए, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैव भू चक्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको समझना है। उसके बाद कार्यात्मक प्रक्रियाओं की व्याख्या करना है। मैकेनिज्म क्या है इसका, जो जैव भू रसायन चक्र का मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को समझना है कि किस तरह से यह क्रिया संपन्न होता है। चौथा है कि जैव भू रसायन चक्र के विभिन्न प्रकारों को जानना, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, दूसरा ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, इन चीज़ों को समझना। 6 चक्र हैं, इसके 6 प्रकार हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो ये दूसरे पार्ट में लेक्चर के रहेगा। अभी हम इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे इस पार्ट में। पहला जो है इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इससे आप क्या समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, इनको मैं समझाऊंगा। और उसके पहले आप देखें कि एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि जो इसके अंतर्गत बायोम है, मोटी जानकारी है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। जो हमारे बायोम हैं, मैरीन बायोम्स हैं, वो 14 मैरीन बायोम्स हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये सारे बायोम्स हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर बायोम में पहला जो है वह है हाई लैटिट्यूड नॉर्थ पैसिफिक बायोम। दूसरा जो है वह है ओलिगोट्रॉपिक नॉर्थ पैसिफिक। तीसरा है इक्वेटोरियल पैसिफिक। चौथा है ओलिगोट्रॉपिक साउथ पैसिफिक। इस तरह से 14 बायोम के नाम दिए हुए हैं। इसका नाम सबका लेना उचित नहीं है, आप देख लेंगे इस मैप को। जब आप देखेंगे तो ये 14 बायोम के नाम इसमें हैं। और आप इसमें देखें कि हमने बायोम में आपको ओलिगोट्रॉपिक शब्द लिखा है। ओलिगोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? यह ओलिगोट्रॉपिक जो शब्द है यह बताता है कि इस बायोम में, जो ये बायोम है मैरीन बायोम, यहाँ पर बायोजियोकेमिकल साइकिल के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं वो अब कारण उसके क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पर हम उसको अभी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि उसका क्या कारण है। इसमें हम ओलिगोट्रॉपिक शब्द मैंने इन बायोम में 3, 4, 5 जगह यूज़ किया है। जैसे साउथ पैसिफिक के लिए किया है बायोम के लिए, इंडियन बायोम के लिए हमने यूज़ किया है। जो इंडियन बायोम है उसके लिए भी इस शब्द का यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे कि उसके बाद साउथ अटलांटिक बायोम के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो पुअर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में मिल रहे हैं प्लांट्स को, तो वैसे क्षेत्र को रिलेटिवली पुअर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे हैं एंड कंटेनिंग एबंडेंस ऑक्सीजन इन द डीपर पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड ओलिगोट्रॉपिक। मतलब वहाँ पर जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट पोषक तत्व की कमी है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम उस ओलिगोरिथम नाम से जानते हैं। दूसरा देखेंगे कि मेजर बायोम्स ऑफ अर्थ पे देखिए, तो इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस कहीं ना कहीं हर एक बायोम पर मैरीन बायोम का इम्पैक्ट होता है।
इसलिए साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है कि यह बायोम जो है हमारा ये अर्थ लैंडस्केप लिथोस्फीयर पे जो बायोम है उसको मैंने बताया है कि जो स्थल मंडल के बायोम हैं उसमें उसके नाम दिए हैं, क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है कि जो कंट्रोल होता है पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है बायोम का, वह कंट्रोल ओशन से होता है, क्योंकि 71% जो है पृथ्वी पर लगभग जैसा बताया था 361 करोड़ 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको और बताना उचित होगा यहाँ कि बायोम जो है जैसे कार्बन्स को डिजॉल्व करता है, पूरा ऑक्सीजन्स को रिलीज करता है, प्रेसिपिटेशन को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियस है कि हमारा मेरीन बायोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से इसको मुझे बताना था कि ये हमारा बायोम कितना महत्वपूर्ण है। अब देखें, हम आगे बढ़ते हैं कि बायोम के परिचय में हम देखें तो जैव भूरसायन चक्र क्या है। पृथ्वी के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है, इसका मैकेनिज्म बहुत ही आवश्यक है। और जैव का मतलब होता है जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस से लेकर बड़े प्लांट और एनिमल्स तक। भू का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी के ऊपर ही मैरीन बायोम भी है और लिथोस्फीयर का भी बायोम है। और जैव भू रसायन केमिकल्स बता दिया आपको मैंने, ये सेडिमेंट्री फॉर्म रॉक्स फॉर्म में भी हैं और गैसियस फॉर्म्स में भी हैं। ये दोनों जो फॉर्म्स के केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स रसायन कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, या जो भी नाम इसको दे दें, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह जो भी कह दें आप, सारे प्लांट्स एनिमल्स के लिए ये सारे केमिकल्स। तो और चक्र, साइकिल मतलब सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन। तो ये सारी चीज़ें मिलकर यह बताती हैं कि इन तत्वों का सर्कुलेशन समुद्री क्षेत्रों में किस तरह से है, वह जैव भू रसायन चक्र है। और ये सर्कुलेशन किस में होता है, तो यह सर्कुलेशन जो है यह होता है जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स के बीच, क्योंकि इसके दो तत्व हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक को हम बायोटिक कहते हैं और दूसरे को एबायोटिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि पोषक तत्वों का जैव भू रसायन चक्र के अंतर्गत पोषक तत्वों का जो प्रवाह होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, वह क्या है, वह कहलाता है, वह स्थल मंडल और जल मंडल में वितरित जैविक तत्वों के मध्य होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र। इसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषा की है, जिसको आप बुक से असिस्ट करके लिख लेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा लिखी है, उनके नाम भी हैं। उनमें जैसे केलर ने 1982 में किया, वॉटकिन ने किया है, पीए फॉर्ले ने किया है 1983 में, और दूसरा वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार 2014 में। तो उनकी परिभाषाएं हैं, इन लिख लेंगे। और मेरे इसके स्लाइड में भी दिए हुए हैं कुछ परिभाषा, उसको आप लिख लेंगे। अतः क्या होता है, इसको समझने की आवश्यकता है कि जैव भू रसायन चक्र के अंतर्गत जो पोषक तत्व हैं उनका चक्रीय प्रवाह होता रहता है। और किसके बीच में, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में जो जीव और अजीव तत्व हैं उन तत्वों के मध्य होता रहता है। अतः इनका जो सर्कुलर पैटर्न है इसमें, वह कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि जैव भू रसायन चक्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हम इसकी परिभाषा को इस तरह से कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैटर थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लियर है, इसमें उतना कुछ समझाने के लिए है नहीं कि जो मोमेंट्स पार्टिकल्स के होते हैं, रसायन के होते हैं, ठोस तत्वों के होते हैं, पोषक तत्व आयरन है, पोटास है, या कैल्शियम है, या फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, इनके जो मोमेंट्स होते हैं, उस मोमेंट्स में को हम किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी बायोम में, तो उसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी ख़त्म नहीं होती है। अतः इसका काम क्या है, इस बायो परिचय में मैं बता रहा हूँ इन सारी बातों को। तो इसका काम क्या है कि पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के बीच चक्रीय रूप से पोषक तत्वों को स्थानांतरित करना और पहुंचाना, और पुनः उनको वहां से डिफरेंट फॉर्म्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है? इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि ये पोषक तत्व कभी भी इंस्टिंक्ट नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। ये पोषक तत्व बने रहते हैं, किसी न किसी फॉर्म में बने रहते हैं। ये पोषक तत्व कहाँ, किसी न किसी फॉर्म में अस्तित्व में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहें या लिथोस्फेयर में रहें या हाइड्रोस्फेयर में रहें, जहाँ के एग्जिस्टेंस में मतलब अर्थ के ऊपर ये किसी न किसी फॉर्म में रहते ही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परिचय है इसका, जिसको परिचय में आपको लिखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वह वायरस से लेकर बैक्टीरिया से लेकर प्लांट और एनिमल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उसको अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखनी है, और यह परिचय इसका इतना ही लिखना है आपको। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, जैव भू रसायन चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें जब हम ध्यान दें तो देखते हैं कि इसका काम है जैव मंडल और अजैव मंडल के बीच किसी विशेष बायोम में, मैरीन बायोम हो या लिथोस्फीयर का बायोम हो, स्थलीय बायोम हो, वहाँ तत्वों का स्थानांतरण करना, यह महत्वपूर्ण विशेषता है पहली। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसका है रासायनिक पोषक तत्वों का कांस्टेंट सर्कुलेशन करना। यदि प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि जैव भू रसायन चक्र के महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताएं लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आपको लिखना है इन सारी बातों को। दूसरा कि यह कांस्टेंट निरंतर पोषक तत्वों का सर्कुलेशन इसमें होता रहता है, कभी भी यह बंद नहीं होता, नहीं तो लाइफ से बंद हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यह ध्यान रखना है। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है इसका। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रासायनिक पदार्थ या कोई पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से संरक्षित रहते हैं, इसमें हम ऐड नहीं करते हैं, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रसायन चक्र की है कि नेचुरली उसके अंतर्गत कंजर्व रहते हैं जो केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे इसमें, और यह खुद बनते रहते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स को बदलते रहते हैं। अब एक उदाहरण दे दें आपको हम कि किस तरह से ये नेचुरल रूप से रहते हैं अर्थ के अंदर। तो देखिए, मैंने कोयले का रिजर्व का उदाहरण दिया है कि यदि हमको कार्बन चाहिए तो क्या है, कोयला का खदान प्रकृति ने दिया है, वहाँ से भरपूर मात्रा में हमें नेचुरल कार्बन की प्राप्ति हो जाती है। हमको मिनरल्स चाहिए, मेटल्स चाहिए, तो हमारे पास सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में इस तरह के मिनरल्स पड़े भरे हैं जो हमें मिनरल्स और विटामिन के फॉर्म में, प्रोटीन के रूप और दूसरे भी तत्व हमें अमीनो एसिड देते हैं, कैल्शियम देते हैं। ये सारी चीज़ हमारे पृथ्वी में मिलते हैं, और ये सारे के सारे पृथ्वी से नदियों के माध्यम से कहाँ जाते हैं, सागर में जाते हैं। और फिर इसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कैसे जाते हैं और क्या करते हैं और क्या मैकेनिज्म उसका है, तो उसको अलग रखते हैं अभी। तो इसमें लाइफ कंसेप्ट डायग्राम के माध्यम से ये तीसरे पॉइंट को हमने मैरीन लाइफ डायग्राम से हमने समझाने की कोशिश की है। मैरीन लाइफ कंसेप्ट डायग्राम को आप देखिए तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि किस तरह से लाइफ का मैकेनिज्म चल रहा है, इसको इसमें दिखाया। तो इसकी वर्णन मैं आपको मैकेनिज्म के अंदर बाद में करके बताऊंगा। अभी हम इस दूसरे पॉइंट्स को देख लें कि तीसरा पॉइंट जो इसका है वह क्या है, वह कि इसमें डिस्टरबेंस कब होता है। जो जियो साइकिल है इसमें डिस्टरबेंस कब होता है, तो डिस्टरबेंस तब होता है जब
मनुष्य के द्वारा इसमें इंटरफेयर किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है, तो सागरीय भागों में या किसी भी क्षेत्र में यह जैव भू रसायन चक्र का जो इको सिस्टम है, जो बैलेंस है, वह बिगड़ जाता है, तब दिक्कत आती है। तो दूसरी उन विशेष हर एक स्थिति में वह सेल्फ करेक्शन करती है। जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप देख रहे हैं, अभी देखिए कि सारे जो पैरामीटर्स इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं, उन सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को इन्वायरमेंट अभी मीट कर रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट लिथोस्फेयर का हो या हाइड्रोस्फेयर का हो या एटमॉस्फेयर का हो। तो यह क्या कहता है, ऑटो करेक्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है नेचर, और अपनी सीमा के अनुसार, एक लिमिट के अनुसार उसको ऑटो करेक्ट करता है, और केमिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल में सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, कार्बन इंटैक्ट चलते हैं, है ना, और चलती रहती प्रक्रिया। लेकिन जब बाहरी इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस भी कब, जब एक्सेसिव होता है, तो उस समय इसके इकोसिस्टम में, इसके बायोम में प्रॉब्लम्स आता है। कल का न्यूज़ है, आपको मैं बताऊं कि कल बताया गया न्यूज़ में कि जो एंटार्क्टिका है, वहाँ पर 10 लाख मीटर में एक ओजोन लेयर में का होल था, वो ऑटो करेक्ट हो गया, वो होल फिल हो गया। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं कि मानव हस्तक्षेप यदि नहीं हो तो सारे सिस्टम अपने ढंग से चलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। लाइकवाइज बायोजियो साइकिल को भी इंटैक्ट रखने के लिए, स्टैंडर्डाइज रखने के लिए यह आवश्यक है। तो ये एक बात है। इस पे हम इस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे दिया है, इस डायग्राम को मैं आगे डिस्कस करूँगा, इस डायग्राम को। तीसरा जो है, कह सकते हैं कि कृषि कार्य के लिए, औद्योगिक विकास के लिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन का जियोस्फीयर के अत्यधिक मात्रा में जो दोहन कर उर्वरक और पावर एनर्जी का जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका परिणाम होता है कि रासायनिक पदार्थ की एडिंग हो जाती है। रासायनिक पदार्थों क्या हो रही है, एक्स्ट्रा एडिंग हो रही है डिफरेंट स्ट्रीम्स के माध्यम से, आउटलेट्स के वाटर आउटलेट्स के माध्यम से, और ये क्या कर रहे हैं, जैव भू रसायन चक्र को असंतुलित कर दे रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको अपने अध्ययन में हम विशेषताओं का हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। इस मैकेनिज़्म को मैं आप बताऊं आपको, तो देखें कि इसमें आप देखें कि जो मैरीन लाइफ कंसेप्ट है, उसमें मैरीन लाइफ किस तरह से, किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहली बात इसमें है कि जो वाटर्स, सबसे पहला है कैरेक्टराइज बाय 3 थिंग्स। पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक, और तीसरा है मैरीन इन्वायरमेंट। ये एबायोटिक, बायोटिक और मैरीन इन्वायरमेंट, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें कंसेप्ट को डेवलप करती हैं मैरीन बायोलॉजी या मैरीन लाइफ के कंसेप्ट को। और जो एबायोटिक हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या है, इसके अंतर्गत वाटर है, वाटर मोमेंट्स हैं, टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें वाटर मोमेंट, टेम्परेचर और सनलाइट, ये मिलकर क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये बायोटिक जो हैं वह क्या करते हैं, उसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं ह्यूमन लाइफ है, कोरल्स हैं, दूसरा है मैमल्स हैं, फिश है, प्लैंक्टन्स हैं, एल्गी हैं, और क्या है, प्लांट लाइफ है। ये जो, और दूसरे जो हैं क्रस्टेशियंस हैं एंड मोलस्कास ग्रुप के हैं। ये क्रस्टेशियंस और मोलस्का ग्रुप के एनिमल्स हैं। तो ये सारे, क्रस्टेशियंस क्या होता है, क्रस्टेशियंस तो हैं एक्वेटिक ऑर्थोपोडा है, एक्वेटिक ऑर्थोपोडा है क्रस्टेशियंस, और जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इसको क्रस्टेशियंस कहते हैं। तो क्रस्टेशियंस का मतलब ये हुआ। तो बायोटिक लाइफ, ए बायोटिक फैक्टर्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं। तीसरी जो बात है इसमें, एक्टिविटीज़, किसका, इनका और इनका, इसका और इसका किस पे इफ़ेक्ट होता है, यह यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। और यह जो है मैरीन लाइफ, इस पे इफ़ेक्ट करता है,
इसको यह इफेक्ट करता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, देखिए एक दूसरे को सभी इफेक्ट कर रहे हैं। और इससे एक्टिविटीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनसे प्रभाव यह पड़ता है कि जितने भी पॉल्यूशन हैं वो क्रिएट होते हैं, चाहे वो मैरीन टूरिज्म हो, चाहे वह फिशिंग हो, या कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस जो अपनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपनाने से मैरीन लाइफ जो है वह प्रभावित होता है। और एबायोटिक और बायोटिक फीचर्स मिलकर क्या करते हैं? ये मेरीन इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मेरीन इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ये दोनों फीचर, ये देखिए, ये फीचर और ये फीचर्स के जितने कंपोनेंट्स हैं वह मेरीन इन्वायरमेंट को, यह बताने का मतलब मेरा यह था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल मैरीन इन्वायरमेंट का वह इफेक्टेड होता है इनके सारे कंपोनेंट और प्राइम और सब प्राइम कंपोनेंट से। और तब क्या होता है कि जो इनके लाइफ साइकिल्स हैं, चाहे कोरल्स हों, चाहे ओपन ओशंस के मैरीन लाइफ हों, चाहे डीप सी के मैरीन लाइफ हों, चाहे इंट्राटाइडल जोन के मैरीन लाइफ हों, चाहे एस्चुरी के मैरीन लाइफ हों, ये सारे के सारे मैरीन लाइफ इससे के हेल्थ डिपेंड करते हैं कि ये सारे जो हैं, यह सारे कंपोनेंट्स जो हैं यह किस तरह के हैं। यदि ये कंपोनेंट इंटैक्ट हैं, अप टू द मार्क हैं, तो अल्टीमेटली द मैरीन लाइफ विल बी बेस्ट एंड गुड एंड द मैरीन एनवायरनमेंट विल बी परफेक्ट। लेकिन ऐसा है क्या? यह सोचने का है। तो पढ़ने का उद्देश्य मेरा क्या है? यह समझना कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का होगा। वह उसी तरह का होगा जिस तरह का एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स होगा, और दोनों फैक्टर्स जो मिलकर हमारे इन्वायरमेंटल लाइफ, मैरीन लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। और इन्वायरमेंटल मैरीन लाइफ जो भी फ्लोरिश होगा इन लोकेशंस में सी के, वह कैसा होगा। समझने की बात ये है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए इतनी देर से मैं समझा रहा था, और ये परफेक्ट ये नक्शा इस बात को एक्सप्लेन करता है। इसमें 2-3 टेक्निकल बातें हैं जिसको मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कि पहला जो है कि इंट्राटाइडल जोन। इंट्राटाइडल जोन क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये जो 4C होता है, जिसमें आप देख लें कि यह 4C या सी शोर को इंट्रा टाइडल जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है कि लो टाइड जो होता है, लो टाइड के टाइम में पानी नहीं होता, हाई टाइड के टाइम में यहाँ पानी आते हैं। तो यह क्षेत्र इंट्रा टाइडल जोन जो होता है, इट इज़ लेवल एट लो, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें वाटर लेवल एट लो टाइड टाइम एंड अंडर वाटर एट हाई टाइड। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ सी स्टार, सी अर्किन्स एंड कोरल्स। जो इंट्राटाइडल जोन होता है, इसमें लो टाइड के टाइम में पानी नहीं होता, हाई टाइड के टाइम में पानी होता है, सागरीय जल होता है। और यह जो है सी स्टार्स, सी अर्किन्स और कोरल्स, डिफरेंट टाइप के कोरल्स का हैबिटेट है। दूसरा एक एस्चुरी के बारे में कहा था। एस्चुरी क्या है? जब सागर के जल जहाँ पर नदियों से मिलते हैं और आपस में जब दोनों कोलाइड करते हैं, तो वह क्षेत्र जैसे नर्मदा है और ताप्ती है, देख रहे हैं नर्मदा और ताप्ती का जो क्षेत्र वो एस्चुरी बनाता है, वह डेल्टा नहीं बनाता है गैंगेटिक प्लान की तरह। तो गंगा जब सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, लेकिन ये एस्चुरी बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हाई टाइड्स रहते हैं और इधर से नदी जा रही है। तो यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फ्रेश वाटर आकर सॉल्ट वाटर के साथ इंटरमिंगलिंग करते हैं। तो एक डिफरेंट तरह का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और डिफरेंट तरह के स्पीसीज यहाँ जन्म लेते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर का होता है। तो यहाँ का जो सिक्रेशंस केमिकल साइकिल होता है, वह भी उसका जो ऑर्गेनिज्म वहाँ का है उससे कैरेक्टराइज्ड होता है। यहाँ पे कुछ स्पीसीज जो हैं वह हैं जैसे सी बर्ड्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वर्म्स हैं, सेलफिश हैं, मैनग्रोव हैं, सी ग्रास हैं, ये सभी यहाँ पे रहते हैं एस्चुरी एरिया में।
इसी तरह से आप देखेंगे जब इसका विस्तृत अध्ययन और किताब में करेंगे सारी चीज़ों, तो इस लेक्चर में नहीं ला सकता कि कोरल्स के बारे में बताऊं या मैरिन ओपन ओशंस के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में, उसके केमिकल कंपोसाइट के बारे में या डीप सी के बारे में। तो इसको आप पढ़िए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत। तो ये पॉइंट एक हुआ जिसमें मैंने आपको सिग्निफिकेंसेस बताए। अब जैव भू रसायन चक्र का आप देखिए कि महत्व क्या है। महत्व क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन एवं अस्तित्व परस्पर पदार्थों के पुनः चक्रित या पुनर्संस्करण तथा ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है। ये बात है कि हम कह सकते हैं इसमें कि जो कोई भी इकोसिस्टम है, अभी मैंने इसको उस डायग्राम में यही समझाने की कोशिश की कि कोई भी इकोसिस्टम है वहाँ पर जो उस संस्तम में जो कोई चीज़ का बैलेंस है, इको स्टेट बना हुआ है, जो बैलेंस बना हुआ है, संतुलन है पदार्थों का, वह रिसाइकलिंग के द्वारा होता रहता है। इस मैंने पहले बताया था आपको इस लेक्चर के प्रारंभ में कि कोई भी मास इंस्टिंक्ट नहीं होता। जो पदार्थ जितना मात्रा में किसी चक्र में रहता है वह उस चक्र में उपलब्ध होता है। हाँ, उसके फॉर्म्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, ये विशेषता है। कोई भी अर्थ से इस एक्सटिंक्ट नहीं होता पदार्थ, उसके फॉर्म्स बदलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं, बल्कि उसके आयतन द्रव्यमान दूसरे रूप में कहीं न कहीं वहीं पे उतनी ही मात्रा में रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जैव भू रसायन चक्र है वह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण की कार्य संपादित करने के लिए और एक विशेषता होती है इस जैव भू रसायन चक्र में कि वह प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में वह रिसाइकलिंग की प्रोसेस करती है। और फिर उसके बाद ये जैसे फोटोसिंथेसिस, एक एग्जांपल से आप समझें इसको कि फोटोसिंथेसिस, इसे इसलिए कह रहा हूँ मैं, पार्ट 2 में इसको बताऊंगा कि जो कैसे रिसाइकलिंग होती है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको छोटे छोटे सब चैप्टर्स में डिवाइड किया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैव भू रसायन चक्र का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, या इसको डायग्राम के माध्यम से समझाएं, तो ये पॉइंट्स मैंने रखे हैं ताकि आप इसको देखकर, इस स्लाइड को देखकर आप नोट्स बना लें और उसका अध्ययन कर, याद करके, समझ के आप परीक्षा में लिख सकें। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, महत्व है इसका, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के बीच अजैविक एवं जैविक तत्वों में पोषक तत्वों का प्रवाह संभव बनाता है। इसके बिना संभव हो ही नहीं सकता और बायोम का अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। इसलिए जैव भू रसायन चक्र का महत्व बहुत ही अधिक है। इट इज़ मस्ट फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ और एयर रिवर इन एनी बायोम ऑफ द अर्थ। दूसरी जो महत्वपूर्ण, अगली जो विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अपने चक्रीय प्रक्रिया में, रासायनिक चक्रीय प्रक्रिया में उन तत्वों को नियंत्रित करता है जो पृथ्वी के सागरीय क्षेत्र में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और कैसे नियंत्रित करता है? इसके केमिकल कंपोजिशंस में जो कैरेक्टरिस्टिक सागर का मैंने फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बताया, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे बात बताया था कि सागर का एक्सटेंशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी सैलिनिटी क्या है, ये थर्मोहेलाइन करेंट्स क्या होते हैं, ये सबसरफेस करंट क्या होते हैं, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। ये क्यों इसलिए बताया गया कि यह जो महत्व है, इसको जब समझा रहे हैं हम तो इसको आप समझ पाएँ कि इसमें उन तत्वों को नियंत्रित उसी कैरेक्टर में करता है जिस कैरेक्टरिस्टिक में वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस बायोजियो साइकिल चक्र में, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करते हैं, लिविंग और उनका। और यह एनर्जी कहाँ से मिलता है इनको? एनर्जी इनको सन एक माध्यम है, वहाँ से एनर्जी मिलता है। और उसके बाद वो सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते रहते हैं। और वो कैसे बढ़ते हैं, एक डायग्राम है जिसमें मैं सबसे अंत में आपको उस डायग्राम में उन चीज़ को समझाऊंगा। ये डायग्राम आ ही गया। इस डायग्राम को आप देखिए कि जो मैकेनिज्म है, किस तरह से यह मैकेनिज्म चलता है। मैंने आपको बताया कि जो बायोम है, वह बायोम जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तीनों मिलके बायोम अर्थ के बनते हैं। और इसमें दो तरह के टाइप के कैरेक्टरिस्टिक वाले
एलिमेंट्स इस कंपोनेंट्स में होते हैं। एक को गैसियस कंपोनेंट होता है, दूसरा सेडिमेंट्री या रॉकी कंपोनेंट्स कह लीजिए। से गैसियस में आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि आदि रहते हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, है ना। और दूसरा जितने मिनरल्स हैं वो सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में या रॉक के फॉर्म्स में होते हैं। कैल्शियम है, सल्फर है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये मिट्टी में संग्रहित होते हैं, चट्टान के रूप में होते हैं। अब जो मैकेनिज्म है इसका उसको थोड़ा समझा दें कि इन साथ ये सभी जो तत्व हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं और जो सेडिमेंट्री फॉर्म में हैं वो कंटिन्यूअस फ्लो में होते हैं इस कन्वेयर सिस्टम में, वाले बेल्ट में, जो चक्र में, सर्कुलेशन में। और उनके लिए क्या ज़रूरत होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। और अब ये कैसे, अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे कहाँ हैं, वातावरण में है, एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर से कैसे आते हैं, मैरीन बायोम में या लैंड बायोम में कैसे आते हैं ये एटमॉस्फेयर से। जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ये प्रेसिपिटेशंस के साथ ये सारे रासायनिक तत्व आते हैं, ज़मीन के ऊपर आते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से फिक्सेशन इनका होता है। और उसके बाद ऑस्मोसिस की क्रिया, पौधे उन पोषक तत्वों के करते हैं। और ऑस्मोसिस की क्रिया में क्या होता है, इन पौधों के द्वारा जब ऑस्मोसिस की क्रिया की जाती है, मिट्टी में रासायनिक तत्व मिले हैं, ये खनिज तत्व मिले हुए हैं, और जब इनका अनाच्छादन होता है, आप ज्योग्राफी का ही वर्ड है, आप जानते हैं, ज्योग्राफी के एमए के स्टूडेंट हैं। अनाच्छादन मतलब इरोजन और वेदरिंग के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं और ऊपर से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रेसिपिटेशन से गैसियस एलिमेंट्स आ रहे हैं। और आने के बाद पौधे जब इसको ग्रहण करते हैं, इन पोषक तत्वों को, तो ऑस्मोसिस की क्रिया करते हैं। और ये ऑस्मोसिस की क्रिया के कारण क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पोषक तत्व हैं, ये तंतु या टिश्यूज़ में, प्लांट टिश्यूज़ में आते हैं। और इन प्लांट टिश्यूज़ में आने के बाद उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। आप देखिए इस फिगर में यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, इस फिगर में आप देखिए कि ये प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया गया है कि ये प्रोड्यूसर्स जो हैं वह किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको बताया गया है इन प्रोड्यूसर्स के बारे में। कि प्रोड्यूसर कौन है, ये प्लांट्स हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये फिगर में बताया गया, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है और ये प्रोड्यूसर है और ये सन है। सन क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट से, और दूसरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है जो, और ऑक्सीजन वगैरह का और जल के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ रहे हैं इन प्रोड्यूसर के पास, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट में फिक्सेशन हो रहा है। और इसके बाद इसका क्या हो रहा है, इस प्रोड्यूसर के द्वारा हुआ कंज्यूमर के पास जा रहा है। ये देखिए यहाँ से यह कंज्यूमर के पास गया। कंज्यूमर कौन हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। एनिमल्स को के ऊपर जो फूड चेन आप जानते हैं, फूड चेन पढ़ा है आपने, एनिमल्स हैं उसके बड़े, उसके साथ हर्बीवोरस, कार्निवोरस तरह के जो फूड चेन्स में आते हैं, सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, इसको खाते हैं। और खाने के बाद क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म है भूख जैसे मैरीन लाइफ में, उस मैकेनिज्म को भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले सन है, अर्थ को सनलाइट से एनर्जी मिल रही है। प्रोड्यूसर्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फेयर से या लिथोस्फेयर से आ रहे हैं, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ऑस्मोसिस की क्रिया करती है। ऑस्मोसिस की क्रिया करने के बाद ये प्रोड्यूसर ये क्या करती है, इसको ट्रांसफ़र करती है। इसको ट्रांसफ़र किसके पास करती है, कंज्यूमर के पास करती है। और कंज्यूमर जब एग्जिस्टेंस समाप्त होता है, उसका समाप्त होने के बाद यह क्या होता है, यह डिकम्पोज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह, इसको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पूल का निर्माण होता है, पूल बन जाता है। और ये पूल पुनः प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। और देखिए ये डिफरेंट स्टेजेज में अपने फॉर्म्स को चेंज किया सारे न्यूट्रिएंट्स ने, और चेंज करके ये साइकिल निरंतर चलता रहा और चलता रहा। तो इस साइकिल में क्या हुआ, जियो साइकिल में, केमिकल साइकिल में, इसके फॉर्म्स बदले, इसके रूप बदले, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, या और कुछ प्रोटीन बना, एमिनो एसिड से प्रोटीन बना, कैल्शियम जैसे CO2 आता है, CO2 कार्बन जब आता है तो डिजॉल्व हो जाता है, तो यह बाइकार्बोनेट बन जाता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है।
मैरीन में। तो इसी तरह से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हुई और उसका परिणाम हुआ कि सभी जगह न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता गया और सभी जगह पदार्थों का वितरण हुआ और लाइफ हमारी चलती रही। और इस तरह से आप देखें, इसके आधार पर अब कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं। ये प्रश्न हैं कि किस किस तरह के प्रश्न हैं। आप देखिए कि ये जितने भी अभी मैंने लेक्चर आपको दिए हैं, इन लेक्चर्स में इन सारे प्रश्नों का जवाब है। और इसमें कुछ जो 8 प्रश्न से 8वां से लेकर 13वां प्रश्न का पार्ट 2 में आंसर आएगा। ये प्रश्न क्या क्या हैं इसको आप पढ़िए। जैव भू रसायन चक्र का अर्थ परिभाषा लिखें। जैव भू रसायन चक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या क्रियाविधि है, उसका सचित्र वर्णन करें। जैव भू रसायन के बायोम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएं, आदि आदि। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें लिखे हुए हैं, उनको आप नोट कीजिए, उनके अनुसार इस लेक्चर्स का अध्ययन कीजिए, किताब का असिस्टेंस लीजिए, पढ़िए और अच्छे ढंग से तैयारी करके परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।